बहनों और भाइयों, आपने मेरा परिचय सुना है, बड़ा चढ़ा कर बोला गया है, लेकिन मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूंगा जो बातें विश्वात्मा जी ने बताई है, उसी संदर्भ में आगे बात करूंगा। मंच पे आसीन इस कार्यक्रम के मुख्य संचालक और ग्लोबल चेंज मिशन के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय विश्वात्मा जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रबोधराज चंडोल जी, डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी, मीरा साहब, सरिता जी और अगली पंक्ति में बैठे अति महत्वपूर्ण विशिष्ट अतिथिगण, सारे प्रतिभागीगण, पूरी दुनिया से, खासकर भारतवर्ष के हर एक राज्य से आए हुए हमारे डेलीगेट्स, महिलाएं, बहनों और भाइयों, I would like to be bilingual because I do not know whether there are some people who may be from South India may not be aware regarding Hindi language. They may be more conversant perhaps in English rather than Hindi. So it will be bilingual. मैं द्विभाषीय रूप में बातें करूंगा. Friends, a great day as well as an auspicious occasion when we are coming here to discuss a very, very pertinent issue as to what should we do to stop war and solve all problems of the world. आज के संदर्भ में यह सम्मेलन इसीलिए है कि विश्व की सारी समस्याएं दूर हो जाए, युद्ध सहित. ये नहीं कि युद्ध को रोकना केवल है, जितनी समस्याएं हैं वी हैव टू फाइंड एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू सॉल्विंग ऑल प्रॉब्लम्स. अब बात आती है कि असली बात जब मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि 15 मिनट का समय मुझे दिया गया है, मैंने कह दिया कि समस्याओं को अंत कर देंगे तो समस्याओं का निदान हो जाएगा, तो बात खत्म हो जाएगी. उसी के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात है, वन गवर्नमेंट की बात है, इंटरिम गवर्नमेंट की बात है. लेकिन मैं बताऊंगा कि समस्याएं हैं क्या. आप समस्याओं की बात करके आगे बढ़ गए तो आपकी नज़र में व्हाट टू माई माइंड आर द मेन प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम को जान लें तभी तो हम सॉल्यूशन करेंगे. इंटरिम गवर्नमेंट में, वर्ल्ड गवर्नमेंट में, साउथ एशियन गवर्नमेंट में या यूनाइटेड नेशनल गवर्नमेंट में. तो मेरी समझ से, टू माई माइंड, द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द प्रॉब्लम ऑफ पीसलेसनेस. यह अशांति की समस्या है जिसके चलते ही सारी समस्याएं आ रही हैं. आप पूछेंगे निदान क्या है भाई, तो निदान क्या है यह मैं सोच रहा हूं, लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था. तो मैं समय चाहता हूं कि एक आध सेकेंड सोचते रहूं, तब तक मुझे याद आ गया. तब तक मैं अगर दूसरी समस्या के बारे में बात कर लूं तब तक मुझे शायद उत्तर मिल जाए. तो मिल भी गया. अब है कि दूसरी समस्या क्या है. सेकेंड प्रॉब्लम टू माई माइंड इज द प्रॉब्लम ऑफ पीसलेसनेस, नो, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट हो गया अशांति, पीसलेसनेस. दूसरा हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी. उसी से उत्तर मिल गया. इट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट वी फाइंड द प्रॉब्लम ऑफ पीसलेसनेस. मुझे लगता है कि ये बेरोजगारी ही ऐसा कारण है जिसके चलते अशांति आ रही है. अगर पड़ोसी देश हमारे युवाओं को खरीदते हैं कि आतंकवाद फैलाओ विभिन्न राज्यों में, चाहे वो नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, या जम्मू कश्मीर हो, झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, तो ये इसलिए किया जाता है कि लोग बेरोजगार हैं. सभी को रोजगार मिल जाए, सभी का पापी पेट भर जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी. अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. अब कहिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का निदान क्या है. अगर मुझे उत्तर देने को कहा जाए, इफ आई हैव टू आंसर द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आई वुड से दैट वी हैव टू गो टू द थर्ड प्रॉब्लम टू फाइंड एन आंसर टू द सेकेंड प्रॉब्लम. मतलब ये बेरोजगारी की समस्या का निदान कैसे होगा, इसके लिए मुझे मन करता है कि मैं तीसरी समस्या की ओर जाऊं, शायद उसी से उत्तर मिले. जैसे कहते हैं हर सवाल का जवाब ही सवाल हो. तीसरी समस्या मेरी नज़र में है प्रदूषण और उसका नियंत्रण. चाहे वो मानसिक प्रदूषण हो, सामाजिक प्रदूषण हो, औद्योगिक प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, कृषि प्रदूषण हो, न्यूक्लियर पोल्यूशन हो, थर्मल पोल्यूशन हो, सभी पर काबू करना है. हमें ग्लोबल वार्मिंग को भी ध्यान देना है,
धरती का मिजाज क्यों गर्म हो गया है और धरती का मिजाज गर्म होता जा रहा है, उसे सामान्य करने में, नॉर्मल करने में क्या कुछ हमें करना पड़ेगी, इसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब रही बात कि अगर प्रदूषण की समस्या भी हो गई और बेरोजगारी की हो गई, वी हैव फाउंड टू बर्निंग प्रॉब्लम्स नाउ, unemployment and pollution. How to solve these? The answer lies in having a marriage of unemployment with pollution. अगर हम प्रदूषण और बेरोजगारी की मैत्री करा दें, विवाह करा दें, तो क्या होगा? बच्चे पैदा होंगे। पहले 9 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद जो पहला शिशु आएगा उसका नाम होगा पर्यानुकूलित रोजगार सृजन, यानी मतलब क्रिएशन ऑफ इको फ्रेंडली जॉब। अभी विश्वात्मा जी कर रहे थे कि साहब ये जितने भी, अभी फिल्म में देख रहा था कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्री में लिखा था, ये बात हुई कि हमें पर्यानुकूलित रोजगार खोजना पड़ेगा ताकि आपको प्रदूषण भी ना हो और रोजगार भी मिल जाए। अब इसके लिए करना क्या होगा? हमें देखना पड़ेगा कि अगर बेरोजगारी की समस्या है, इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजक पैदा करें, रोजगार याचक नहीं। उससे क्या होगा? वील हैव टू हैव मोर नंबर ऑफ जॉब गिवर्स देन जॉब सीकर्स। कहने का मतलब है कि भारत में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार सृजक होंगे तो ज़्यादा उद्योग खुलेगा, ज़्यादा उपक्रम होगा, तभी आपको नौकरी मिल पाएगी। और ज़रूरत से ज़्यादा अगर लोग हो जाएंगे तो हम उन रोजगार सृजकों को भारत के बाहर ऐसे देशों में भेजेंगे जहाँ आबादी घट रही है, न्यूजीलैंड, कनाडा इत्यादि देशों में, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर रोजगार सृजक एंटरप्रेन्योर, उद्यमियों की बड़ी कमी हो गई है, आबादी घट रही है। भारत से लोगों को आमंत्रित किया गया है, यहाँ के लाखों लोग जाएंगे, लाखों लाख लोग, और हजारों हजार उद्यमी जाएंगे, जा करके वहाँ कृषि करेंगे और सब काम करेंगे। तो इसके लिए हमें शिक्षा नीति में परिवर्तन लाना पड़ेगा। चौथी समस्या है फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। टू माई माइंड द फोर्थ प्रॉब्लम इज द फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि अगर आज के बच्चे को जानते हैं उसका श्रेय इस दोषपूर्ण शिक्षा नीति को नहीं जाएगा। चाहे वो नई शिक्षा नीति 2020 में आ गई है, उसका कार्यान्वयन बहुत समय लगेगा। बोलने के लिए बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सांसद बोल रहे हैं, लेकिन भूस्पर्शी स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनका प्रशिक्षण नहीं हो पाया है, वो उसी तरह से पढ़ा रहे हैं। तो बदलना पड़ेगा शिक्षा नीति को। कैसे हम धरती माता संरक्षण कर सकें, कैसे अधिकारों की बात करें, पर्यावरण संरक्षण की बात करें, और साथ ही साथ हम कैसे लोगों को उद्यमी बना सकें, एंटरप्रेन्योर बना सकें, इसके लिए हमें शिक्षा देनी पड़ेगी। पांचवी समस्या मेरी तरफ से, मेरी समझ में आ रहा है कि जनसंख्या विस्फोट। अगर कोई अंग्रेज होता, कहता नहीं साहब दिस इज द मेन प्रॉब्लम, हम ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि गलती हम कर चुके हैं, आबादी बढ़ चुकी है। हमें देखना होगा कि भारत की जितनी आबादी है 140 करोड़, सभी लोगों को कौशल विकास के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से उनको हम ऐसा बनाएं ताकि दुनिया भर में हम राज कर सकें। तो ये तो हो गई समस्याओं की बात। अब है कि साहब अभी जो संयुक्त राष्ट्र है, जैसा कि विश्वनाथन जी बनाया, किसी काम का नहीं है, आप जानते हैं, वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 लोग हैं उनकी मोनोपोली है। और अभी अगर यूएन का कोई भी रोल होता तो इजराइल और फिर गाज़ा में लड़ाई नहीं होती, फिलिस्तीन में और यूक्रेन और रसिया में लड़ाई नहीं होती। तो ये बेकार हो चुका है, जिसको सुधार की जरूरत है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू हैव यूएन रिफॉर्म्स। उसके लिए सजेशंस मैंने दिए हैं, उस पर हम लोग और बात करेंगे, एक वर्कशॉप करेंगे, और इन बातों को लिख करके हम कम से कम 5 लाख लोगों के हस्ताक्षर से हम इसको चाहेंगे कि विश्वात्मा जी के माध्यम से इसको संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को भेजा जाए। मेरे परम मित्र हैं वो लोग, और मैं उनसे बातें करता रहता हूँ, क्योंकि मैं संयुक्त राष्ट्र में भी जाता हूँ। आई हैव टू राइट द एड्रेस, आई हैव द राइट टू एड्रेस द यूएन इटसेल्फ, क्योंकि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेटर्स वर्ल्ड पीस जो यूनाइटेड नेशंस की एफिलिएटेड संस्था है, मुझे पता नहीं है कि मिशन फॉर ग्लोबल पीस का एफिलिएशन यूएन के इकोसॉक से हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो मैं मदद करूंगा और चाहूँगा कि विश्वात्मा जी भी जाएं और वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में जो अलग सेशन है एनजीओ का, उसमें एड्रेस करें, या किए भी होंगे, तभी जाके बात बनेगी। उनको सिखाना पड़ेगा उनके यहाँ घर में जाकर कि आप किसी काम के नहीं हैं, चाहे तो बंद कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई काम नहीं है। चाइना के चंगुल में फंस करके पूरी दुनिया में कोविड-19 को फैला दिया और कुछ कर नहीं पाया, जो देखने से भी लगता था। तो यूएन रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है।
अब रही बात कि हमें लड़ाई को रोकना है, ये तो नट सेल में बात हो गई, करना ही पड़ेगा। अभी हमें समझना है सबसे बड़ी बात कि जिस किताब के बारे में आपको दिखाया गया, सुरेंद्र पाठक जी और उनके साथी लोगों ने बनाया, हमारे कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ने इसको प्रकाशित किया है। तो वसुधैव कुटुंबकम क्या है? वर्ल्ड इज वन फैमिली, विश्व एक परिवार है। और विश्व एक परिवार अगर है तो एक पार्लियामेंट होना ही चाहिए, ताकि कोई लड़ाई नहीं होगी, सभी लोग मिल के रहेंगे और पार्लियामेंट सभी देशों के हितों की रक्षा करेगा। कहने का मतलब है कि अभी जितनी बातें आप सुन रहे हैं, परिवर्तन आवश्यक है। अभी की बातों से काम नहीं चलेगा। अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपया है, कीमत इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 रुपये होनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 70 रुपये का टैक्स लाद करके और अपने खजाने को भर लें और उसमें से बेईमानी हो, चोरी हो, और 20% से ज़्यादा रोड में नहीं खर्च होता है या संसाधन विकास में, तो गरीबों को गरीब बना करके रखे रहना ये गिरी हुई हरकत है। सरकारों की गिरी हुई हरकत कहेंगे। इसलिए इस जिहाद को आगे बढ़ाना है, इस उद्देश्य को पूरा करना है, उनको समझाना है। हमारे जितने नेतागण हैं, हमारे साथी हैं, सभी अच्छा किया कि आपने किसी मंत्री को नहीं बुलाया, क्योंकि अगर आप उतनी बात करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, शायद उनकी नौकरी भी चली जाएगी या उनको चेतावनी दी जाएगी प्रधानमंत्री द्वारा कि अगली बार से आप ऐसे कार्यक्रम में मत जाएं जहां पर कि जो हमारा संसद है उसके अलावा कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात आप कर रहे हो। तो आपको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने उनको बुलाकर समय को बर्बाद नहीं किया। अभी देखना है, जैसे यूनाइटेड नेशनल गवर्नमेंट की बात विश्वात्मा जी ने की, वही होगा जब एक वर्ल्ड पार्लियामेंट बनेगा, चाहे वो इंटरिम हो या परमानेंट हो। पार्लियामेंट है तो एक सरकार बनेगी। सरकार को हम यूनाइटेड नेशनल गवर्नमेंट कहेंगे, जिसके माध्यम से सारी समस्याओं का निदान होगा। आप जितने भी समस्याएं मैंने बताई है, इसके अलावा हजारों समस्याएं हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा 2 मिनट में। अब देखना है कि साहब, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक काम अच्छा किया है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, प्रतिपालनीय विकासशील लक्ष्य जो उन्होंने बनाया है, जिसको कहते हैं SDG, उसको पूरा करना है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें विश्वात्मा जी भी लगे हुए हैं। तो इन गोल को, इन लक्ष्यों को पूरा करने में हम सहभागीदार बनेंगे, इसी घोषणा मैं करता हूँ। और हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारा विश्वविद्यालय है, वो आपके साथ कदम में कदम मिलाकर, जो हमारे लाखों विद्यार्थी पास कर चुके हैं, हमारी ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी से कम 20 लाख विद्यार्थी पास कर चुके हैं, बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टरेट डिग्री। और जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, जो 1980 से चल रहा है, 45 वर्षों से हर साल हम 30,000 लोगों का एडमिशन लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कम से कम 15 लाख बच्चे उसमें भी पास कर चुके हैं। और साथ ही साथ जो आपने ग्लोबल राइट्स की बात की, सही बात है, मैं भी मानता हूं, क्योंकि मैं पिछले 25 वर्षों से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स का अध्यक्ष हूं। और उसमें हम लोगों ने करीब 2 लाख पेज मानव अधिकारों पर हमने आर्टिकल, किताब, एनसाइक्लोपीडिया बनाया है। करीब 100 वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया ऑन ह्यूमन राइट्स और 50 वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया ऑन इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीस स्टडीज, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नानो टेक्नोलॉजी और ब्लू इकोनॉमी, इतने विषयों पर हमने बनाया है। इन सब का करीब 20 लाख पेज का मटेरियल है। मैं इसको DVD में करके आपके लाइब्रेरी को भी मैं दान करूँगा, इसकी घोषणा मैं करता हूँ। बहनों और भाइयों, समय कम है, मेरा समय पूरा होते जा रहा है, लेकिन अंत में मैं बताना चाहूँगा कि इन सारी बात का सार यह है, जो विश्वात्मा जी ने बताया है, यह है कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। दुनिया के बारे में सोचो, अपना करो, अपने घर की करो। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली का जो नारा है, मैंने 45 वर्ष पहले, 45 से भी ज़्यादा, 46 वर्ष पहले मैंने किया था। और दिस जार्गन हैज़ गैदर्ड मोमेंटम नाउ। दूसरा जार्गन है जो मैं आप प्रस्तावित करना चाहूँगा, वह है कैच देम यंग। आप सभी सियाने लोग हैं, हमारे बच्चे जो हैं कल के भविष्य हैं। सो वी हैव टू कैच द चिल्ड्रन यंग सो दैट they become didactics to throw themselves into a new environment with full of zeal and enthusiasm, so that the Indian citizenry and the world citizenry could use their knowledge to the fullest extent of their ability. कहने का मतलब हिंदी में यह है कि हमारे बच्चे जो हैं वो भविष्य हैं, और बच्चों को ऐसा पढ़ाओ, ऐसा गोद लो
ऐसे प्रबोधित करो, शिक्षित नहीं प्रबोधित करो, ताकि वो कल कोई अपने शिक्षकों को, अध्यापकों को, शिक्षिकाओं को, अपने माता पिता को, अभिभावकों को, पूरे समाज को प्रबोधित कर सकें। तो कैच देम यंग नारा भी हमें आगे से बढ़ना पड़ेगा। अभी देखना है, अंत में बताऊंगा इन सब बातों को, खासकर विश्वात्मा जी को और आप सभी लोगों को जो भारत के बाहर से भी, नेपाल से भी और पाकिस्तान, श्रीलंका से आए हैं, बर्मा से आए हैं और भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से आए हैं। खासकर महिलाएं हैं जिनको मैं नीचे में देखा था, कितना डेडिकेशन है उसमें कि आकर के वो बैठी हुई हैं और बड़े कष्ट से यहाँ रात में रही भी हैं। उन्हें मैं बधाई देता हूँ। आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी कोई आपको कष्ट हो, किसी का निदान नहीं मिल रहा है, कोई समस्या, घर की समस्या है, शादी ब्याह की समस्या है, पढ़ाई लिखाई की समस्या है, गरीबी की समस्या है, बहुत धनी होने की समस्या है, वो भी समस्या होती है। उसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी। आपको लगता होगा कि निर्धनता ही समस्या है, नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाना भी समस्या है। इस पर भी रिसर्च मैं कर रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी, जो अति धनी लोग हैं, उनकी समस्याओं का निदान कैसे होगा, इस पर भी सोचना पड़ेगा। तो ये दो शब्द हैं अंग्रेजी के और उसका हिंदी का भी है। पहला है नियोलॉजी। व्हाट इज नियोलॉजी? NEOLOGY। ऑल्दो आई टीच इकोलॉजी, मैं तो इकोलॉजी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मैं BTech हूँ, MTech हूँ, PhD हूँ, मैंने इंजीनियरिंग ही पढ़ा है। और यही कारण है कि मैं जब 18-20 घंटा काम करता हूँ तो एक इंजीनियर ही ज़्यादा काम कर सकता है मशीन पर, मैं अपने दिमाग पर, अपनी जनता पर काम करता हूँ। तो पहला शब्द है नियोलॉजी। व्हाट इज नियोलॉजी? नियोलॉजी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ इवॉल्विंग ए न्यू डॉक्ट्रिन। हिंदी में कहते हैं उसको नूतन मतावलंबन या विलक्षण मत। आप कोई समस्या है तो नूतन मतावलंबन से, नए तरह से सोचें। बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर होगी? जो पुरानी समस्याएं खत्म है, नया सोचना पड़ेगा। जैसे हमारा परिवार नियोजन है, जनसंख्या विस्फोट है, कैसे हम काबू पाएंगे? इसके लिए नियोलॉजिकल अप्रोच, नया कोई अप्रोच देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जितने पोस्टर छाटे जाते हैं, हम लोग हमारे 200 बेकार हो गया। कितना भी आप कंट्रासेप्टिव के बारे में बात करें, भाषण दे नहीं होगा। इसके लिए जितने अलग अलग धर्म के लोग हैं, सिख भाई अलग हैं, बुद्धिस्ट अलग हैं, जैन अलग हैं, हिंदू अलग हैं, क्रिश्चियन अलग हैं, इस्लाम के लोग अलग हैं, जोरास्ट्रियन पारसी धर्म के लोग अलग हैं, कन्फ्यूशियन अलग हैं। सभी लोगों को पूरी दुनिया में जहाँ भी आबादी बढ़ रही है, कन्फ्यूशियन इसलिए कहा कि चाइना में कन्फ्यूशियन है और चाइना ही सबसे आगे लीडर है। अभी हम उनको पछाड़ देंगे आबादी में बहुत जल्द, लेकिन भारत, चाइना और इस तरह के इंडोनेशिया, मलेशिया या अमेरिका ऐसे देश हैं जहाँ आबादी बढ़ रही है। तो उसके लिए क्या चाहिए? नई संचार व्यवस्था चाहिए। हाउ टू हैव ए न्यू कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। अलग अलग धर्म के लोगों के लिए धर्म से जोड़कर बताना पड़ेगा कि किसी धर्म में नहीं सिखाया जाता है कि जब बच्चा ज़्यादा पैदा करें। दूसरा शब्द है न्यूक्रेसी। व्हाट इज न्यूक्रेसी? न्यूक्रेसी इज नथिंग बट गवर्नेंस बाय न्यू पीपल, या गवर्निंग करें आगे, गवर्न, लेकिन नए लोग करें, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, मिडिल एज हो, कोई भी हो। तो देखना पड़ेगा कि नए फेस होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि पिछले 40 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि वही लोग राजनीति में हैं, वही आगे बढ़ रहे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए। मैं आह्वान करता हूं जितने हमारे नौजवान साथी हैं यहाँ पर, आप सीधा राजनीति में भाग लीजिए। आप अपने अभी के जो राजनीतिक नेता हैं उनको बताइए भाई कि हमें भी मौका है, ये गाड़ी आपकी नहीं है, मैंने आपको दिया है, आप मंत्री हैं, हमें भी हक है आप सेवा करने का। मेरे पास ज़्यादा बुद्धि है, मैं जनता की ज़्यादा सेवा करूँगा। कैसे करूँगा? ये अपने आप बिना किसी हिचक के आप बताएं उनको, और उनको ये भी समझाएं कि यह समाज सेवा के माध्यम से ही जाने का रास्ता है राजनीति में। आजकल आदमी तो सीधे उतर जाते हैं, वो कहते हैं कि आगे कौन बैठा हुआ है, NGO वाला बैठा हुआ है, भगाओ उसको। गलत है, ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि जब भी कोई राजनेता बनेगा उसको माध्यम उसका होगा समाज सेवा। वन हैज़ टू बी ए सोशल एक्टिविस्ट, ए वॉलंटरी वर्कर, ओनली देन ही कैन बी ए पॉलिटिशियन। अभी ऐसा नहीं है, यही कारण है कि भारत वर्ष से समस्याएं हो रही हैं। तो नियोलॉजी और नियोक्रेसी समझ गया, इसको हिंदी में कहते हैं नियोक्रेसी को नूतन शासन, नूतन मतावलंबन और नूतन शासन। आप आंख बंद करके सोचें, आपको हर समस्या का अंत होगा। मैंने आपका बहुत समय लिया और बहुत सारी बातें हैं, जो विशेष बातें हैं, कैसे हम इस पर अमल करेंगे
और मैंने कल के लिए अपना जो रिकमेंडेशन है, रिजोल्यूशन है, क्या अनुशंसाएं हैं, आज कल के आधार पर जितनी बातें होंगी मुझे अंदाज़ा लग चुका है, इसलिए मैंने एक बना करके विश्वात्मा जी को और हमारे चंडोल साहब को हमने दिया है। जितने हमारे 20 तरह के रिकमेंडेशंस हैं, हमारी अनुशंसाएं हैं, उसे भी उस समय मैं कल जा रहा हूँ बाहर, देहरादून में हमारी बैठक है कल, तो फिर आप उसको देख लेंगे और उसको जब आप इसको पढ़ेंगे अपनी ओर से, उसमें इन सब बातों का भी समावेश करेंगे। यही हमारी शुभेच्छा है, यही हमारी सदिच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद।